Hello everyone, welcome to all of you at Mahatma Gandhi Vidya Mandir's Arts, Commerce and Science College, Malegaon. Class FYBSc, subject Physics first, that is Mechanics and Properties of Matter. Same first. Myself, Momin Afan. In this video lecture, we will study Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion and its application. So these are the topics of today's video lecture. We will see these topics one by one. Newton's first law of motion. Before the statement of Newton's first law of motion, we will understand it with the help of some observation. Let us consider there is a block kept on a table and there is a frictional force between block and table. Now, आप उस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो। जैसे ही आपका फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होता है तो ब्लॉक जो है तो मूव होता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपका फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होता है तो ब्लॉक जो है तो मूव होता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स जो तो फ्रिक्शनल फोर्स से बढ़ता है तो ब्लॉक जो है तो एक्सेलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप अपना फोर्स ये तो इंक्रीज करते हैं, जैसे ही फोर्स इंक्रीज करते हैं तो ब्लॉक जो है तो एक्सेलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में एक्सेलरेट होता है। ठीक है, अब आप जैसे ही अपना फोर्स अप्लाइड फोर्स स्टॉप करते हो, फोर्स लगाना बंद करते हो तो ब्लॉक जो है तो रेस्ट पोजीशन में आता है, स्टॉप हो जाता है, मूव होना बंद हो जाता है। नाउ कंसिडर अनदर सिचुएशन, देयर इज अ वैक्स्ड सरफेस। नाउ इस सिचुएशन में आप जैसे ही ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हो तो ब्लॉक जो है तो एक्सेलरेट होता है, और जैसे ही आप ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करना बंद करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि ब्लॉक जो है तो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद जो है तो रेस्ट पोजीशन में आता है। ठीक है, ना अब कंसिडर कर लो यहाँ पर ये तो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। नाउ अब आप उस ब्लॉक के ऊपर ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो ब्लॉक क्या होता है, एक्सेलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब वो ब्लॉक जो है तो कंटिन्यूसली तो मोशन में है, एक्सेलरेट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। अब उस ब्लॉक को तो मोशन में रखने के लिए किसी और फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यू है तो मोशन में ही रहेगा। ना इससे हमें क्या समझ में आता है कि ब्लॉक फोर्स अप्लाई करने से पहले ब्लॉक जो तो रेस्ट पोजीशन में था, जब हमने उसको फोर्स अप्लाई नहीं किए थे उसकी स्टेट ये थी स्टेट ऑफ रेस्ट में था। जब हमने उसको फोर्स अप्लाई किया तो मोशन में एक बार मोशन में आ गया, मोशन में आने के बाद कंटिन्यूस जो तो मोशन में ही है जब तक हम उसके ऊपर ये तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इससे हम ये कंक्लूड किए कि कोई भी बॉडी है तो कंटिन्यूस उसकी रेस्ट स्टेट में रहेंगी या फिर कंटिन्यूस मोशन में रहेंगी जब तक हम उसके ऊपर ये तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट every animated body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by some external force to change that state. कोई भी animated body continues in state of rest में रहेंगी, कोई बॉडी है वो उसकी अपनी स्टेट में रहेंगी, रेस्ट स्टेट में रहेंगी या फिर मोशन में रहेंगी जब तक हम उसके ऊपर ये तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ देयर इज अ नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होंगी। नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, क्यों? ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इसकी इनर्शिया की वजह से। सो दैट्स व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी इससे पहले वाली वीडियो हम देखे थे, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया स्टेट्स दैट द इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी की वजह से अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहता है। रेस्ट स्टेट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करते। तो इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं।
सो इन न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ नेट फोर्स इज जीरो देन एंड ओनली देन द बॉडी एंड एक्सेलरेट। किसी भी न्यूटन फर्स्ट लॉ में किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी अन एक्सेलरेट रहेंगी, इसका मतलब वो रेस्ट स्टेट में रहेंगी या फिर मूव होंगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इन न्यूटन फर्स्ट लॉ नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तो एक्सेलरेट नहीं होगी। और इन न्यूटन फर्स्ट लॉ नेट फोर्स इज जीरो, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी मूव होंगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या फिर रेस्ट स्टेट में रहेंगी। नाउ इस सिचुएशन में जब आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होता है तो बॉडी है तो मूव होती है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर नेट फोर्स है तो जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब बॉडी है तो मूव होंगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या फिर वो रेस्ट स्टेट में रहेंगी। यहाँ पर ये तो अप्लाइड फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, एंड दोनों जो है तो इक्वल है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल है, मीन्स नेट फोर्स एक्ट ऑन दिस बॉडी विल इज जीरो। सो बॉडी विल रिमेन अनएक्सेलरेट और आइदर वी कैन से दैट रेस्ट स्टेट में रहेंगी या फिर मूव होंगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो फिर इस सिचुएशन में या तो ब्लॉक जो तो मूव होता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो ये याद रखना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी इज जीरो, इट्स मीन्स दैट इट इज आइदर इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ application of Newton's first law or application of inertia. Now we have to see the application of Newton's first law, or we can say that application of inertia. First application, if you kicked a ball in space, it would be keep going forever because there is no gravity, friction or air resistance going against it. अगर आप स्पेस में किसी बॉल को ये तो किक करते हैं तो कंटिन्यू है तो मूव होगा, वो ये तो स्टॉप नहीं होगा क्योंकि स्पेस में तो कोई ग्रेविटी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है और एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सो जब तक वो किसी दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी में नहीं आता कंटिन्यू है तो मूव होता रहेगा अगर आपने एक बार उस बॉल को तो किक कर दिया। इसी तरह सेकंड ये तो सैटेलाइट्स इन अर्थ ऑर्बिट कंटिन्यूज ऑन देयर ट्रेजेक्ट्री ड्यू टू इनर्शिया। आपने सैटेलाइट देखे होंगे, वो जो सैटेलाइट जो तो अर्थ के ऑर्बिट में तो रिवॉल्व होते रहते हैं ड्यू टू इट्स इनर्शिया। सो यहाँ पर भी न्यूटन फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है, एक बार सैटेलाइट्स को सेट कर देते हैं, ऑर्बिट में सेट करते हैं तो कंटिन्यू है तो ऑर्बिट में तो रिवॉल्व होते रहते हैं ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और वी कैन से दैट ड्यू टू इनर्शिया। थर्ड एप्लीकेशन है व्हेन पैडलिंग बाइसिकल, इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग द बाइक कंटिन्यूज गोइंग अंटिल फ्रिक्शन और ग्रेविटी स्लोज डाउन। एक आप साइकिल चलाते हो, जब आप पैडलिंग करते हो साइकिल को तो साइकिल ये तो मोशन में होती है, एक्सेलरेट होती है। जैसे ही आप पैडलिंग स्टॉप करते हो तो उसी वक्त ये तो साइकिल स्टॉप नहीं होती बल्कि कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद जो तो ग्रेविटी की वजह से तो स्लो डाउन होती है। यहाँ पर भी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन, इफ़ यू सडनली एक्सेलरेट योर कार आवर बॉडी मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। अब आप एक कार में बैठे हो, जैसे ही अपनी कार को एक्सेलरेट करते हो तो आपकी बॉडी है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो मूव होती है। जब आपकी कार स्टॉप रेस्ट स्टेट में रहती है तो आपकी बॉडी भी है तो रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट स्टेट में ही रहेंगी जब तक हम उसको ऊपर ये तो एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं करते। तो जैसे ही आप कार को एक्सेलरेट करते हो तो क्या होती है, आपकी कार जो तो एक्सेलरेट, जैसे एक्सेलरेशन आप करते हो कार की तो आपकी बॉडी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि आपकी बॉडी तो रेस्ट स्टेट में है तो वो चाहिए कि वो रेस्ट स्टेट में ही रहे। नाउ फिफ्थ, इफ़ यू जंप फ्रॉम अ मूविंग कार योर बॉडी स्टिल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल। आप चलती हुई कार से अगर जंप करते हो तो आपकी बॉडी है तो कंटिन्यू है तो मूव होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल, जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव हो रही थी उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी है तो मूव होंगी। ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इसमें भी न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अगर कोई भी बॉडी
रेस्ट स्टेट में या फिर मोशन में, तो कंटिन्यू है तो मोशन में ही रहेंगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर ये तो आपकी कार मूव हो रही है, तो साथ में साथ ही आपकी बॉडी भी मूव हो रही है। और आप अचानक जंप करते हो तो आपकी बॉडी है तो इनर्शिया की वजह से या फिर कर्ल न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से चाहेंगे कि वो मोशन में ही रहे, इसी वजह से आप जो है तो कंटिन्यू तो मोशन में रहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल के। Newton's second law of motion. Before the statement of Newton's second law of motion, we will understand it with the help of observation. Let us consider there is a block kept on table. Now, उस ब्लॉक पर आप जो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो ब्लॉक क्या होता है, एक्सेलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। नाउ अब जो है तो आप जो तो अपना फोर्स है तो डबल करते हो तो ब्लॉक भी क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन ये तो डबल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसी तरह जैसे ही आप अपना फोर्स है तो 3 टाइम करते हो तो उसी तरह ये तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या होता है, 3 टाइम इंक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझ में आया कि फोर्स और एक्सेलरेशन ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जितना आप फोर्स इंक्रीज करते हो उतना ही जो है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होता है। So from this observation we conclude that the acceleration of body is directly proportional to the magnitude of force and it is directed along the direction of applied force. Magnitude acceleration of body एक है directly proportional to है applied force के, और वो जो acceleration होता है in the direction of applied force के होता है। Now consider कर लो यहाँ पर 3 blocks हैं, उसका मास है m। फर्स्ट ब्लॉक का मास जो तो m है, दूसरे ब्लॉक का मास ट्वाइस m है एंड तीसरे ब्लॉक का मास जो तो 3m है। ठीक है, अब आप जो तो इस ब्लॉक पर फर्स्ट ब्लॉक पर ये तो फोर्स अप्लाई करते हो इन द डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो ब्लॉक क्या होता है, एक्सेलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, नाउ अब दूसरे ब्लॉक पर जो तो आप फोर्स अप्लाई करते हो, सेम फोर्स अप्लाई करते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस ब्लॉक का जो है तो एक्सेलरेशन ये तो हाफ हो जाता है। दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज a/2 इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। नाउ अब तीसरे ब्लॉक का जो मास जो है तो 3m है, 3 टाइम है फर्स्ट ब्लॉक के 3 टाइम है तीसरे ब्लॉक का मास। नाउ अब उतना ही फोर्स जितना आप फर्स्ट ब्लॉक पर अप्लाई किए थे वही फोर्स जो तो थर्ड ब्लॉक पर अप्लाई करते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अब आप ये ऑब्जर्व करते हो कि उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया, a/3 हो गया, रिड्यूस हो गया, 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने ये ऑब्जर्व किया जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे ये तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। फोर्स सेम है, हर ब्लॉक पर आप जो तो फोर्स सेम लगाते हो लेकिन जो तो उसका एक्सेलरेशन कम होते जाता है। यहाँ पर a/2 हो गया, यहाँ पर a/3 है ब्लॉक के मास की वजह से। यहाँ पर ब्लॉक का मास जो तो ट्वाइस m डबल हो गया, यहाँ 3 टाइम हो गया पहले से, तो यहाँ पर जब ब्लॉक का मास 3 टाइम इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन ये तो 3 टाइम्स डिक्रीज होता है। यहाँ पर ब्लॉक का मास जो तो 2 टाइम इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन 2 टाइम्स जो तो डिक्रीज होता है। सो इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये कंक्लूड किए कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। सो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन है तो उस बॉडी के मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉडी का मास जो तो इंक्रीज होगा तो उसका जो तो एक्सेलरेशन है तो डिक्रीज होगा सेम फोर्स अप्लाई करने पर। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it. Acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो एक्सेलरेशन या तो उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। सो इन इक्वेशन फॉर्म वी कैन राइट Newton's second law as F is equal to ma. Force is directly proportional to acceleration and inversely proportional to its mass. So SI unit of force is Newton. 1 Newton is equal to 1 kilogram per second square.
1 Newton force is said to be when 1 kilogram mass of body accelerates with 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी 1 किलोग्राम मास की बॉडी है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट होती है, तो हम कहते हैं कि उस पर जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया गया है वो 1 न्यूटन फोर्स है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ वी हैव टू सी द एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, इफ यू यूज द सेम फोर्स टू पुश अ ट्रक एंड पुश अ कार, कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन देन ट्रक। अगर आप एक ट्रक और कार को पुश करते हो, सेम फोर्स के साथ पुश करते हो, तो जो है तो कार जो है तो ज़्यादा एक्सेलरेट होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रक के, क्योंकि ट्रक का जो है तो मास जो है तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार के, तो कार जो है तो जनरली है तो ज़्यादा एक्सेलरेट होगी एज़ कम्पेयर टू ट्रक के। सेकंड एप्लीकेशन, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, एक दो शॉपिंग कार्ट है, एक फुल शॉपिंग कार्ट है सामान से भरा हुआ है और दूसरा है तो एम्प्टी शॉपिंग कार्ट है। आप दोनों शॉपिंग कार्ट पर ये तो सेम फोर्स एक्सर्ट करते हो, तो जो एम्प्टी शॉपिंग कार्ट है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा एज़ कम्पेयर टू जो भरा हुआ शॉपिंग कार्ट है उसके, क्योंकि जो भरा हुआ शॉपिंग कार्ट है उसका मास जो है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एम्प्टी के। थर्ड एप्लीकेशन, स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट बी एबल टू थ्रो अ फुटबॉल द सेम डिस्टेंस एज प्रोफेशनल बिकॉज चाइल्ड कांट एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एज फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, यहाँ पर एक फुटबॉल प्लेयर है और दूसरे है तो एक चाइल्ड है। तो चाइल्ड है तो एक फुटबॉल को तो थ्रो करता है तो उस फुटबॉल का डिस्टेंस है तो उतना ही डिस्टेंस नहीं कवर करेगा जितने है तो एक फुटबॉल प्लेयर अगर किसी फुटबॉल को फेंकता है तो उतना डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि यहाँ पर ये तो फुटबॉल प्लेयर है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड के, तो ज़्यादा फोर्स मीन्स ज़्यादा एक्सेलरेशन मीन्स यहाँ तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड के। थर्ड एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ यूज्ड इन डिजाइनिंग द रेसर बाइक्स टू इंक्रीज देयर स्पीड बाय रिड्यूसिंग मास। अब यहाँ पर रेसिंग बाइक्स में ये तो न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ किया जाता है। रेसिंग बाइक्स में तो मास का इस रेसिंग बाइक को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसका मास कम रहे, मास कम रहेगा तो कम सेम फोर्स में है तो ज़्यादा एक्सेलरेट होंगी मीन्स जल्दी है तो डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहाँ पर भी न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ किया गया है। Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that to every action there is always equal and opposite reaction. हर कोई जानता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को, हर एक्शन क्या तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रेस ऑन द टॉप ऑफ द टेबल विथ योर फिंगर, द टेबल पुशेस बैक एंड मेक्स अ स्मॉल डेंट इन योर स्किन। अगर आप टेबल पर अपनी उंगलियों के ज़रिए से पुश करते हो तो आपकी उंगलियों पर ये तो निशान आता है, टेबल आपको उंगलियों पर ये तो वापस ये तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी तरह इफ़ यू पुश ऑन अ वॉल इट पुशेस बैक। अगर आप दीवार पर ये तो पुश करते हो तो आप वॉल ये तो रिवर्स आपको तो पुश करती है बैक। इसी तरह व्हेन अ राइफल इज फायर्ड द बुलेट्स मूव फॉरवर्ड व्हाइल द राइफल रिकॉइल्स बैकवर्ड डायरेक्शन। आप राइफल फायर करते हो तो बुलेट ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, जबकि रिकॉइलिंग की वजह से तो राइफल ये तो आपको जो रिकॉइल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में तो रिकॉइल होती है ड्यू टू इट्स रिएक्शन। सो न्यूटन थर्ड लॉ, बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी भी चीज़ पर फोर्स एक्सर्ट करते हो, एक्शन करते हो तो एज अ रिएक्शन ये तो वापस आपके ऊपर ये तो वो ऑब्जेक्ट ये तो फोर्स एक्सर्ट करता है। सो इन न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्सेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ में तो हमेशा ये तो फोर्सेस जो तो पेयर में होते हैं, एक एक्शन फोर्स होता है एक रिएक्शन फोर्स होता है, दोनों एक दूसरे के तो अपोजिट होते हैं, ये याद रखना है। Now consider an example. There is two object A and object. So यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं A और B. So ऑब्जेक्ट A जो तो फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट B पर. So force of object A is on B. Force of object A on B is FAB. That is force exerted by object A on B. And force exerted by object B on A is FBA. That is FB
A is force of B on object A and if AB is force of object A on B. सो एक दूसरे पर जो तो एक्शन और रिएक्शन क्या तो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो बी पर ये तो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो एज अ रिएक्शन ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बी जो तो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स दे रहे हैं ऑब्जेक्ट ए पर, वो जो है तो है एफ बी ए। सो दोनों ये तो इक्वल और अपोजिट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन क्या तो अपोजिट और इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों फोर्स रहेंगे, दोनों फोर्स पेयर में रहेंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। सो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए मीन्स बोथ द फोर्सेस आर इक्वल बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट एवरी फोर्सेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कोई भी जो न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा तो पेयर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के तो अपोजिट रहते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एप्लीकेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन। सो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट, व्हेन यू जंप योर लेग्स अप्लाई अ फोर्स टू ग्राउंड, द ग्राउंड अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। जब आप जंप करते हो तो आप जो है तो क्या करते हो, ग्राउंड पर ये तो फोर्स एक्सर्ट करते हो, तो एज अ रिएक्शन ये तो ग्राउंड ये तो आपके ऊपर ये तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट आप जो तो हवा में उछलते हो। ठीक है। सो यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, एक दूसरे पर फोर्स एक्ट कर रहे हो। आप ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट करते हो, इसी तरह एज अ रिएक्शन ग्राउंड ये तो आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। सो एज अ रिजल्ट आप जो तो हवा में जंप करते हो। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एप्लीकेशन, व्हेन यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ग्राउंड इन बैकवर्ड, ग्राउंड अप्लाइज अपोजिट फोर्स ऑन यू इन फॉरवर्ड, एज अ रिजल्ट यू वॉक। जब आप वॉक करते हो तो क्या होता है, आप जो तो ग्राउंड पर जो तो फोर्स एक्सर्ट करते हो इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो एज अ रिएक्शन जो तो ग्राउंड आपके ऊपर ये तो फोर्स एक्सर्ट करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एज अ रिजल्ट आप क्या करते हो, आप वॉक करते हो। तो यहाँ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशन की मदद से ये तो आप जो तो ज़मीन पर चलते हो। थर्ड एप्लीकेशन, when you hit the wall your hand feels pain because wall gives reaction force to your hand। जब आप किसी भी दीवार पर पंच करते हो, हिट करते हो, तो आपके हाथों में ये तो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि एज अ रिएक्शन ये तो वॉल आपके ऊपर ये तो अपोजिट फोर्स एक्ट करती है, एज अ रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उस वजह से आपको ये तो दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पर भी ये तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। So these are the application of Newton's third law. So ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो याद रखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी बॉडी स्टेट रेस्ट स्टेट में या फिर मोशन में तो कंटिन्यूस उसकी स्टेट में ही रहेंगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। तो इस वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ में ये तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इसी तरह एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम देखे थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, और ये सब ये थे उसके एप्लीकेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो this is enough for today's video lecture. In next video lecture we will study next topics. So thank you all of you. We will meet again in next video lecture. Thank you.